सी ये जो आपकी गारंटी है, यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन की गारंटी ले रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन सिंपल एग्जाम्पल दैट ए सेज टू बी कि आप जो है मुझे पैसे दे दो, ठीक है। ए बी को बोलता है, या हम बी से बोलते हैं। अब इसी आरो के हिसाब से चलते हैं। बी ने ए से लोन मांगा है, ठीक है। ए को इसको 1 लाख रुपीज लोन देना है, और ए ने ये लोन देते हुए कहा कि मुझे कोई गारंटी चाहिए कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे। तो बी ने सी से रिक्वेस्ट करा कि आप ए को गारंटी दे दो कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो आप दे दोगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, यानी सिंपल टर्म्स में ए श्योरिटी, ये बन गया आपका सी। सी इज अ श्योरिटी बिकॉज ही इज द पर्सन हु हैज गिवन द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर इज द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। तो अगर ये बी पैसे नहीं देगा, ये डिफॉल्टर होगा, तो ही इज द प्रिंसिपल डेटर, इसी के लिए गारंटी दी गई है। और क्रेडिटर वो होता है जिसको आप गारंटी देते हो, यानी इन दिस केस इट इज ए। So A is the creditor, B is the principal debtor, and C is the surety. And this whole agreement is nothing but a contract of guarantee. Now let us quickly read examples 6 and 7 once and then I'll explain. Ma'am, how it is different from contract of indemnity? अभी आएंगे उसको, पहले इसके सारे फीचर्स पढ़ते हैं बिकॉज इन टोटालिटी ही हम उसको डिफरेंस को समझेंगे। इट इज डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये डिफॉल्ट के बाद जैसे थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड तीन पार्टीज तो फॉर श्योर है, पहले तो यही समझ लो। उसमें जरूरी नहीं है कि तीन हो, उसमें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। बाकी धीरे धीरे करके इसके अभी खुलेंगे लेयर्स एंड वील कम टू ऑल द डिफरेंसेस, डोंट वरी, एंड वील लर्न द डिफरेंसेस आल्सो। लेट्स गो वन बाय वन। इज दिस एग्जांपल, हैव यू रेड दिस एग्जांपल? Yes, ma'am. सो यहां पर मैं, ए जो है रिक्वेस्ट कर रहा है बी को कि 10,000 लेंड कीजिए सी को, ठीक है। ए रिक्वेस्ट बी कि आप जो है सी को लेंड करो 10,000, और गारंटी कर रहा है कि सी विल रीपे द अमाउंट विद इन एग्रीड टाइम। वो बोल रहा है कि सी कर देगा आपको पैसे वापस, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो मैं आपको खुद आके पैसे दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। इसको ना, अगर आपके माइंड में कभी भी मेन डिफरेंस आएगी, क्या मेन डिफरेंस है, तो ये याद रखना कि इंडेमनिफिकेशन मैं खुद आके बोलती हूँ, इट्स अ वॉलंटरी एक्ट। वेराज श्योरिटी में क्या होता है कि जैसे बी ने लोन मांगा था ए से और मुझे कहा था कि श्योरिटी बन जाओ, तो मुझे बी ने एक तरह से रिक्वेस्ट करा है, मैं खुद से नहीं बनी हूँ। इंडेमनिफिकेशन इज मोर ऑफ अ वॉलंटरी एक्ट। इसको हमेशा, जब ये चेक, जब सारे चेक फेल हो जाते हैं ना, तो आप इसको लगाने की कोशिश करना, ये जरूर लगेगा। लेकिन ये नहीं कि हर केस में लग जाए, कई केसेस तो इतने क्लियर होते हैं कि उसमें आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां कंफ्यूजन आए वहां इस चेक को आप जरूर लगाइएगा। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 7। X and Y they go into car showroom. X says to the dealer to supply latest model of WagonR to Y and agrees that if Y fails to pay, he will. तो दोनों ये शोरूम जाते हैं। एक्स जो है डीलर को बोलता है कि एक बढ़िया सी वैगनआर इसको दे दो और ये पेमेंट कर देगा, और अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो ऑब्वियसली अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो कार डीलर जो है एक्स से रिकवर कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द अदर पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, की कि वो उससे पैसे नहीं ले पा रहा तो भाई मुझसे ले ले। एक चीज मुझे बताइए, थोड़ा बहुत अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो, जैसे मैंने कहा कि ए बी को पैसे दे रहा है और बी की श्योरिटी है सी, यानी अगर बी नहीं देगा तो सी ए को पैसे दे देगा। क्या सी अपने पैसे बी से रिकवर कर सकता है जो उसने ए को दिए होंगे बाद में? मान लीजिए बी ने 1 लाख रुपीज ए से लिए, ठीक है, और वापस नहीं दिए। उसकी पेमेंट के फॉल्ट की वजह से सी को, जिसने श्योरिटी बना हुआ था, जिसने गारंटी दी थी, सी को पैसे देने पड़ गए ए को। तो सी ने एज अ रिजल्ट 1 लाख रुपए ए को दिए।
Now my question is, can C recover the 1 lakh which he has paid to A from B? मैम लाइक अगर हम उसमें पहले वाले चैप्टर से देखें तो या ही कैन रिकवर। पहले वाले कौन से बट चैप्टर से? मैम एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में था। मोर ऑफ अ ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो श्योरिटी है इसके पास राइट रहेगा, क्योंकि द मोमेंट ए गोज बैक उसको पैसे मिल गए, अब सी इसके जगह पे आ जाएगा, ही स्टेप इन टू द शूज ऑफ ए एंड एज अ रिजल्ट ही विल बी एबल टू क्लेम द कॉम्पनसेशन विच ही हैज ऑलरेडी पेड टू ए ऑन बिहाफ ऑफ बी। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। चलिए, अब ये नीचे वाले ये 2 पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कीजिए, क्या कह रहा है एक बार रीड कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। यस मैम डन। Okay. So now in this case, what it is saying that contract of guarantee, as I said, it's a tripartite agreement. तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, प्रिंसिपल डेटर भी इन्वॉल्व होगा, प्रिंसिपल क्रेडिटर भी इन्वॉल्व होगा, और आपकी श्योरिटी भी होगी। तो इन इफेक्ट देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स, एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, यानी हमारा ए और बी के बीच में, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल जो बी और सी के बीच में हुआ, whereby the principal debtor is an obligation to indemnify the surety if surety is made to pay or perform। ये ठीक है, ये वही वाली बात आ गई कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसको इंडेमनिफाई करना होगा। देखिए अब यहाँ पर वर्ड इंडेमनिफाई यूज हो रहा है, मेकिंग गुड द लॉस। ठीक है, मेकिंग गुड द लॉस और परफॉर्मिंग योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बस उतना ही फर्क है इंडेमनिटी और गारंटी में, और वॉलंटरी और एक प्रॉमिस, दोनों में जो फर्क है वो तो एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी नंबर ऑफ पार्टीज एंड ऑल द व्हाट ऑल यू कैन रिकवर, दैट इज द सब्सिडरी डिफरेंस व्हिच वी विल सी व्हेन वी आर रीडिंग द डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो लायबल रहेगा श्योरिटी को इंडेमनिफाई करने के लिए उस नुकसान के लिए जो श्योरिटी ने भरा उसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे। The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum from him. That means जो surety है वो फिर भी लायबल रहेगा चाहे क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया पैसे लेने का, या उसने पैसे नहीं भी मांगे। दैट मीन्स सपोजिंग ए प्रोसीड स्ट्रेट अवे अगेंस्ट सी कि भाई बी तो मुझे दिख रहा है इंसॉल्वेंट हो गया है, तुम दे दो पैसे, तो इसमें मैं मना नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती पहले बी के ऊपर केस करो, इंसॉल्वेंट हो भी गया तो क्या हुआ, पहले नोटिस लेके आओ, वो सब मैं आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज आई कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मनी बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। हाँ, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स अभी आगे आएंगे, बट प्राइमरली आई विल बी लायबल। अब इसमें चलते हैं, वो इफ्स एंड बट्स अभी आगे आने वाले हैं। फिलहाल अभी जो इन्होंने चैप्टर में दिया है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी, तो सबसे पहले तो जैसे आपने डिफरेंस में पूछा उसमें भी आप यूज कर सकते हो कि पर्पस है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, या जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक मतलब इसको आप अपने वर्ड्स में करना, ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं जो यहाँ लिखा है, बिकॉज यहाँ लिखा है पर्पस ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी, इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। सो मैंने उसको अपने वर्ड्स में डिस्टॉर्ट करा है कि गारंटी का पर्पस ही यही है कि टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट, कि वो नहीं दे रहा तो तुम दे दो। ठीक है, और इसके लिए आगे अब इसी की फॉर्म में आ रही हूँ कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमें करना है तो एक डेट जो कि रिकवरेबल है वो होना जरूरी है। अगर कोई डेट ही नहीं है या वो टाइम बार्ड है तो हम कोई वैलिड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के लिए जरूरी है कि एक रिकवरेबल डेट इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इसमें होनी चाहिए। ये पूरा सेकंड पॉइंट एक बार रीड कीजिए, देन आई एक्सप्लेन।
तरीके से एनंसिएट, कंसिडरेशन जो कि प्रिंसिपल डेटर को मिली है, यानी अगर उसको वो लोन के पैसे मिले हैं बी को 1 लाख रुपीज, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। द श्योरिटी कैन नॉट से जब व्हेन कॉल्ड अपॉन कि व्हाई शुड आई पे यू 1 लाख, मुझे बदले में क्या मिला है, बिकॉज पास कंसिडरेशन इज ऑल्सो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो बी को जो 1 लाख रुपए मिले उस वो इसी बात की कंसिडरेशन थी। इवन द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है तो, जैसे माइनर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है ये वाला, बट अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो ये गारंटी हमारी वॉइड होती है। एक चीज और याद रखिए, विदाउट कंसिडरेशन गारंटी यूजुअली वॉइड होती है, बट डायरेक्ट कंसिडरेशन जैसे हमने पढ़ा कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है। क्रेडिटर के और श्योरिटी के बीच में यही कंसिडरेशन है कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया है, उधार दिया है उसके कहने पर। अब एग्जाम्पल 9 जो है वो कह रहा है ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। ए ने पहले गुड्स दे दिए बी को, और जब सी को लगा कि भाई लग नहीं रहा बी उसको पैसे दे पाएगा, तो उसने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये गारंटी नहीं है, तो इंडेमनिटी सॉर्ट ऑफ हो गया, ठीक है, वो भी सब्सिक्वेंट इंडेमनिटी, कि ये अगर आपको नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, या वो दे भी देता है मान लीजिए, तो वो एक गारंटी नहीं है, बिकॉज गारंटी इनिशियली होती कि आप इसको पैसे दो, नहीं तो मैं दूंगी। क्यों, आपके पैसे देने की कंसिडरेशन यही है कि मैं श्योरिटी बन गई हूँ। So to make it a valid contract of guarantee, this should have been the situation. ना एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होना चाहिए, या कोई भी प्रॉमिस जिसका परफॉर्मेंस आपने गारंटी करा होना चाहिए, और वो लीगली इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए। लाइबिलिटी भी लीगल इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, और टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट में भी हमने लिया था वही पॉइंट है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। देन नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। तो बेसिकली अगर मैंने कोई गारंटी ली है किसी से, या किसी और को श्योरिटी बनाया है कुछ झूठ बोलकर कुछ छुपा कर, तो यहां पर अगर वो मटेरियल पार्ट था जिसके बारे में कंसीलमेंट हुई, तो हमारी जो गारंटी की ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड है। सो एनी गारंटी विच हैज बीन obtained बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द creditor और विद हिज नॉलेज एंड assent concerning a material part of the transaction is invalid। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। इससे पहले सेक्शन 143 भी यही कह रहा है कि अगर वो साइलेंट भी है, जैसे हमने इनिशियली पढ़ा था कि उस मटेरियल फैक्ट से सर्कमस्टेंस रिलेटेड साइलेंट भी है, तो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड है। एग्जाम्पल 10 और 11 एक बार रीड कीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देते। एग्जाम्पल 10 बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, और वेरी कॉमन केस है, जहां पर ए ने बी को एज अ क्लर्क रखा कि वो उसके लिए कुछ मनीज कलेक्ट करके लाएगा लोगों से जिनसे जिनसे ड्यू है पैसा, और बी जो है वो कुछ पैसे लेके आता है, पर उसको बताता नहीं है कि मैं पैसे ले आया हूँ, बेसिकली वो एम्बेजलमेंट सॉर्ट ऑफ करता है। और ए जो है वो कहता है कि अब तुम किसी की गारंटी लेके आओ, तभी मैं तुम्हें वापस काम पे रखूंगा। तो सी से गारंटी मिल तो जाती है कि भाई बी जो है वो अब पूरा हिसाब किताब आपको देगा, लेकिन ए जो है जब ये गारंटी आ रही होती तो ए उसको पुराने कंडक्ट के बारे में नहीं बताता है, भाई पिछली बार तो उसने नहीं दिया था हिसाब। तो सी को लग रहा है कि पहली बार वो उससे ऐसा कुछ मंगवा रहा है और पहले कभी इसने ऐसा फॉल्ट नहीं किया है। तो यहां पर अगर दोबारा से बी डिफॉल्ट करता है तो सी की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, बिकॉज ही वॉज नॉट अप्राइज्ड अबाउट द प्रीवियस मिसकंडक्ट ऑफ बी while ही वॉज गिविंग द गारंटी। तो यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन से ये श्योरिटी ली गई थी। आई होप एग्जाम्पल 10 इज क्लियर। Yes, ma'am, it is clear. एग्जाम्पल 11 में क्या कह रहा है, कुछ आइडिया? मैम अभी वो मैंने रीड नहीं किया। ओके, गो थ्रू इट वन। Yes, ma'am, I've read it. Okay, so what does example 11 say? Any idea?
हम बेसिकली ए गारंटी करता है टू सी कि वो पेमेंट करेगा फॉर द आयरन सप्लाइड बाय सी टू बी, एंड जिसका अमाउंट है 2000 पर टन आई गेस। तो बी एंड बट बी एंड सी जो है वो प्राइवेटली एग्री करते हैं कि बी जो है वो पे करेगा 5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। तो जो भी एक्सेस है ये, और ये चीज ए को नहीं बताई, तो ए इज नॉट लाइबल एज श्योरिटी। अगर बी को डिफॉल्ट भी करते तो सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। राइट, तो आप ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं अब अपने वाले फर्स्ट एग्जांपल पे जा रही हूँ जो मैं इनिशियली लिया था। मान लीजिए ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए हैं और सी को पूरी बात नहीं पता। लेट अस मेक इट वेरी सिंपल कि सी को इंटरेस्ट ऑफ की गलत बताया गया, उसको इंटरेस्ट 6% बताया गया, और प्राइवेटली उन्होंने एग्री कर लिया कि चलो 5% भी आ गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए जो है लायबल नहीं रहेगा, सॉरी सी, जो मेरा एग्जाम्पल था। अब राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, कि जो गारंटी होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। एंड नाउ कम्स जॉइनिंग ऑफ अदर को-श्योरिटीज। को-श्योरिटीज लाइक व्हेन, जैसे इन द फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन ए हैज लेंट मनी टू बी, सी वाज द श्योरिटी। नाउ पॉइंट इज, कैन डी आल्सो बिकम अ श्योरिटी? So when a person gives a guarantee upon a contract, कि creditor shall not act upon it until other person has joined। तो मान लीजिए मैंने गारंटी दे दी, मैं सी हूं, मैंने बोल दिया ए को कि ठीक है मैं गारंटी दे रही हूँ बी के 1 लाख देने की, बट डी को भी बोलो वो भी एज श्योरिटी एक्ट करे। तो गारंटी तब तक वैलिड नहीं है जब डी भी एज श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता। यानी गारंटी बाय श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ द कंडीशन विच इज इम्पोज्ड बाय श्योरिटी, तब तक वो कंप्लाई नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 रीड करके देखिए, इज इट क्लियर? You can read others also. Any doubt till now? यस मैम, क्लियर। Now let us discuss the types of guarantees. Guarantees आपकी बेसिकली दो कैटेगरीज में इन्होंने क्लासिफाई करी हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, आगे भी है वैसे। स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। अभी पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, फिर देखते हैं आगे। देखिए, स्पेसिफिक गारंटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके केसेस भी आते हैं और इसका आपका वो खाली एक्सप्लेनेशन भी आता है। इसके जो इन्होंने बोला है स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग, इसके बाद एक छोटा सा और वर्जन मैं आपको दूंगी, बट वो सिर्फ समझने के लिए, उसको आपको आंसर में कहीं नहीं लिखना है। फिलहाल देखिए, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? जो एक सिंगल डेट के लिए होती है, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए होती है। यानी अगर ए ने बी को पैसे दिए हैं 1 लाख रुपए और सी उसकी श्योरिटी है, इन केस बी ए को पैसे वापस कर देता है तो कहानी खत्म हो जाती है। तो श्योरिटी लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज्ड और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। इट्स नॉट दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन बी बोरोज सी विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल, इट्स नॉट लाइक दैट। So A guarantees payment to B of the price of the 5 bags of rice to be delivered by B to C। तो 5 बैग्स बी ने डिलीवर करने हैं सी को, और ए गारंटी कर रहा है उनके प्राइस की पेमेंट के लिए, जो कि वो 1 महीने के अंदर पेमेंट उसको मिलनी है। बी 5 बैग्स डिलीवर कर देता है, सी पैसे दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गारंटी का था, ए ने सिर्फ उन्हीं 5 बैग्स की बात के लिए गारंटी दी थी। स्टोरी ओवर द मोमेंट पेमेंट इज मेड। I hope this is clear, very simple. यस मैम। Now comes continuing guarantee. कंटिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं, जैसे एक लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन, इस तरीके से। It applies not to a specific number of transactions, but to any number of transactions. Okay? And it makes the surety liable for the unpaid balance at the end of guarantee. तो मान लीजिए 1 साल तक के लिए जितने भी मेरे टेनेंट्स हैं उनसे किराया आपको लाके देना है, और उसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए कोई मिस्टर सी लायबल है। तो वो बिल्कुल एंड में हम हिसाब किताब करेंगे, और जो भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी उसको पे या आप पे करेंगे या फिर सी पे करेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ही रिकमेंडेशन पे बी, जो कि एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है, उसने सी को अपना एस्टेट मैनेजर बना लिया। अब सी की ड्यूटी क्या थी? जैसे मैंने बोला, हर महीने रेंट कलेक्ट करके लाना और बी को 5 तारीख से पहले दे देना। इसमें ए ने इस अरेंजमेंट की गारंटी दी। ए ने कहा कि अगर सी नहीं लाके देगा, कोई भी गड़बड़ करेगा, तो मैं उसको रियम्बर्स करूंगा, मैं पैसे भर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। ये पूरे साल के लिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये हर पहली के बाद, 5वीं के बाद
5th के बाद ये सी के ऊपर आएगा अगर उसने कोई बी ने कोई भी डिफॉल्ट करा है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि वो बैकआउट ना करे। द मोमेंट ही सेज, मान लीजिए 2-3 बार डिफॉल्ट हो गया और उसको देने पड़ गए, द मोमेंट ही सेज दैट नो आई टेक बैक माई गारंटी, देन इट इज बेसिकली रिवोक्ड। ओके, नाउ एग्जाम्पल 14, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ 10,000। उसने बी को बोला है कि 10,000 हम देंगे फॉर एनी टी ही में फ्रॉम टाइम टाइम सप्लाई टू सी। बी जो है सी को टी सप्लाई करता है अबव 10,000। आगे आप पढ़िए, बताइए क्या हुआ फिर। हम बेसिकली बी ने सी को सप्लाई करी टी फॉर दी वैल्यू अबव देन 10,000 एंड फर्स्ट टाइम तो सी ने पे कर दिया टू बी, बट आफ्टरवर्ड्स जब बी ने सप्लाई करी टी टू सी फॉर द वैल्यू 20,000, सी ने उसको पे नहीं किया, तो जो गारंटी थी गिवन बाय ए वो कंटिन्यूइंग गारंटी के अकॉर्डिंगली वो सिर्फ 10,000 के लिए लायबल रहेगा टू बी। मतलब क्योंकि अभी देखो पहले डिफॉल्ट में उसने वापस नहीं करी, रिवोक नहीं करी है, क्योंकि कंटिन्यूइंग गारंटीज अगर होती है तो वो रिवोक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और उसने रिवोक नहीं करी, पेमेंट कर दी। अब अगली बार दोबारा से जब वो डिफॉल्ट होगा तो दोबारा से भी उसको देना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जितने तक की उसने लाइबिलिटी बोली थी कि मैं दूंगा। ठीक है, तो जितनी बार कंटिन्यूइंग गारंटी का वो इन्वोकेशन होगा बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट, वो लाइबिलिटी फिक्स करेगा। अब आते हैं आपके डिफरेंस वाले पोर्शन पे जो आप डिफरेंस पूछ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तो वही है, बाकी पार्टी तो वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तुम उससे ले लो, तुम उसके ऊपर कर लो, वो सेपरेट होगा। जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बी के साथ ट्रांजैक्शन कर लो, अगर कोई नुकसान होगा तो मैं भरूंगी, तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके बीच में ही है। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सेपरेट होगा। लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी। लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की प्राइमरी होती है, अनकंडीशनल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि पहले आप अपनी पेमेंट कर दो फिर मुझसे लो, ऐसा जरूरी नहीं है। द मोमेंट आपकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है, आप मुझसे ले सकते हो और मेरी प्राइमरी लाइबिलिटी रहेगी, और विदाउट एनी कंडीशंस। श्योरिटी की लाइबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखना है। और कंडीशनल होती है क्योंकि प्राइमरी डेटर जो है उसकी पहले लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर तभी होती है जब वो कंटिजेंसी अराइज हो जाए, जो कि उसने बोला था कि अगर हुई तो वो पैसे देगा। श्योरिटी की तब होती है जब कोई भी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, जो उसने बोला था कि अगर वो प्रॉमिस परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं करूंगा, और वो एक्चुअली नॉन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आ जाता है या फिर नॉन पेमेंट में आ जाता है। इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट, एज आई सेड दिस इज अ वॉलंटरी एक्ट, एंड श्योरिटी विल ऑलवेज एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। राइट टू sue थर्ड पार्टी, इंडेमनीफायर कैन नॉट sue अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। जैसे मैंने बोला कि बी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर लो, कुछ भी नुकसान होगा तो मैं भरूंगी। अब नुकसान होता है, मैं आपको पैसे देती हूँ, क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में मैं बी से ले सकती हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा और उसके साथ कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, श्योरिटी के केस में सी तो था, वो बी के ऊपर केस कर पाया था। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर ए बी को लेंड कर रहा है और बी की गारंटी सी दे रहा है, सी को पैसे देने पड़ रहे हैं ए को, तो क्या सी अपने पैसे बी से वापस ले सकता है? मैंने आपको बताया था हाँ ले सकता है, क्योंकि वहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, वहां पर राइट ऑफ सबरोगेशन है। ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर्स द मोमेंट क्रेडिटर हैज बीन पेड ऑफ। बट इन केस ऑफ इंडेमनिटी आई कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी, जिसके डिफॉल्ट की वजह से मैंने कहा था कि मैं पैसे आपको दूंगी या कॉम्पनसेट करूंगी। पर्पस ऑफ इंडेमनिटी इज टू रियम्बर्स लॉस। पर्पस तो रियम्बर्समेंट होता है, लेकिन वो रियम्बर्समेंट प्राइमरी भी हो सकती है कि भाई मैं आपसे पैसे देने के बाद रियम्बर्समेंट नहीं लेना चाह रही, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि लॉस तो हो ही गया। तो वो वर्ड्स का सिर्फ हेर फेर है, अदरवाइज पर्पस रियम्बर्समेंट ही है, और वो भी लॉस का। और उधर पर्पस क्या है कि हमारी जो क्रेडिटर है वो सिक्योर्ड रहे, उसको पैसा मिल जाए, उसको हो ही ना लॉस। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सभी पार्टीज को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना है। और गारंटी में हमने देख लिया था कि माइनर अगर प्रिंसिपल डेटर भी है तो भी वैलिड है। श्योरिटी को जो है इस तरह से इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वर्ड इन्होंने माइनर लिखा है, आप उसको इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही लिखिएगा, बिकॉज बाकी सारी कैटेगरीज भी सेम उसमें आती हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखिए पूरे डिफरेंस को, एनी डाउट?